बात का इतिहास जी 1919 से चंपारण आंदोलन याद है। चंपारण आंदोलन से शुरू हुआ 1917 बहुत इम्पोर्टेंट है गांधी जी वाला आंदोलन। वहीं से चंपारण से ही गांधी जी अस्तित्व में आते हैं। तो 1916 के बाद एक घोषणा हुई थी 1917 को। किसकी घोषणा हुई थी? मतलब होम रूल आंदोलन क्यों बंद हुआ था? क्योंकि होम रूल आंदोलन, अब ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को, शासन के लिए मंजूरी दी। होम रूल आंदोलन स्थगित हो गया। अगर ऑप्शन रहे ए एलिवेशन को गिरफ्तार करने के कारण, बी बाल गंगाधर तिलक को आंदोलन। गांधी जी का भारत आते हैं 1915 ईस्वी, लेकिन गांधी जी के आने के पहले उनका जो इतिहास है वो वास्तव में उनका जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो दक्षिण अफ्रीका से शुरू होता है। तो गांधी जी के देखिए थोड़ा सा जीवन शैली में जान लें उनका। आप लोग जानते हैं जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का 13 वर्ष की अवस्था में विवाह भी हो गया था। 13 ही वर्ष उनका विवाह हुआ था। इसके बाद 2 साल के बाद गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए, पहले यहाँ लॉ की पढ़ाई नहीं होती थी, ठीक है, वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे, ठीक है। इंग्लैंड 1888 में वो इंग्लैंड गए थे और 3 साल 1891 तक उन्होंने इंग्लैंड में वकालत का कोर्स किया। 1818 से 1891 तक इंग्लैंड में वकालत किया। वकालत करने के बाद वो भारत में आए। वैसे उनके पिताजी बहुत अमीर व्यक्ति थे, दीवान थे, वो अमीर घर के ही थे। उस समय भी जिस प्रकार आज IAS बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, उस दौरान वकालत करना भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। बहुत लोग नौकरी नहीं करते थे, वकालत के चक्कर में नौकरी छोड़ देते थे। तो उस दौरान वकालत करना, वकालत का पेशा बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो गांधी जी शुरुआती तौर पे जब यहाँ पे आए तो उन्होंने भी वकालत करना शुरू किया। कोई भी वकील जब शुरुआत में वकालत करता है तो उसकी आमदनी नहीं होती है, जाहिर सी बात है। उसको अनुभव होता है तभी कोई वो केस जीत पाता है। तो गांधी जी ने बम्बई में और राजकोट में, यहाँ 2 जगह वो वकालत करना शुरू किया। बम्बई में भी किया हुआ है, राजकोट में, बम्बई राजकोट, यहाँ वो वकालत करने लगे। इसी समय गांधी जी को एक ऑफर मिला दक्षिण अफ्रीका जाने का। दक्षिण अफ्रीका में ये ऑफर दिया गया दादा अब्दुल्ला नामक एक गुजराती ने, उनको व्यापारी था, उन्होंने ही गांधी जी को केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने को कहा। क्योंकि गांधी जी के पास देखिए हमने बताया कि उनके पास उस समय ज़्यादा आमदनी का स्रोत नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि दक्षिण अफ्रीका में जाके उस समय उनको आमदनी अधिक हो सकती है। दूसरी चीज़ दादा अब्दुल्ला ने उनके लिए बहुत व्यवस्था भी की थी, पैसा का पूरा इंतजाम भी किया था, इसलिए गांधी जी तैयार भी हो गए वहाँ पे जाने के लिए, दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए। दक्षिण अफ्रीका में जाने के लिए वो केस भी लड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका जो अनुभव है वो दूसरे तरीके का अनुभव मिलता है। वहाँ पे पहले वो जो समस्या देखते हैं, वहाँ पे बहुत से मजदूर, भारतीय मजदूर पहले से ही दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। यहाँ से उन मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका पर ले जाया जाता था और उन मजदूरों से गन्ने की खेती कराया जाता था। और ऐसे मजदूरों को उस समय गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था। गिरमिटिया मजदूर उस समय जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में रहते थे उनके सामने कई समस्याएं भी थी। वो रहते तो थे, काम तो करते थे, लेकिन वहाँ पे उनको कई अधिकार नहीं मिला था। जैसे वहाँ पर वो वोट नहीं दे सकते थे, वोट देने का अधिकार नहीं था उनको, मत देने का अधिकार नहीं था। दूसरा
रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता था उसको अपने पास रखना होता था, एक आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन करा के कि वो भारतीय निवासी हैं, और उसी भारतीय निवासी होने के कारण उनको जो है शुल्क भी कर भी देना पड़ता था, टैक्स भी देना पड़ता था, यानी शुल्क जमा करना पड़ता था। ये सिर्फ भारतीयों में नहीं, जितने भी एशियन थे, ये एशियन टैक्स कहलाता है। जितने भी एशियन थे जो दक्षिण अफ्रीका में उस समय थे, अफ्रीका महाद्वीप में, उनको ये टैक्स जमा करना पड़ता था। तो एक ये समस्या थी। दूसरा तीसरा था कि कोई भी भारतीय वहाँ रहकर दूसरे क्या कहते हैं विवाह भी नहीं कर सकता था, वहाँ पर भारतीय विवाह भी नहीं कर सकते थे। तो ये सारी समस्या थी। गांधी जी भी जब देखिए, गांधी जी को भी अनुभव, ये तो उनको गांधी जी को बताया गया था, लेकिन गांधी जी को भी ये अनुभव पहले मिल चुका था। गांधी जी आप लोगों को देखिए मालूम है कि जब एक ट्रेन से जा रहे थे तो उनको रास्ते में क्या कहते हैं धक्का देके निकाल दिया गया था, उनको बीच में फेंक दिया था। तो किस जगह फेंका था? बीच में किस जगह? क्वेश्चन तो यही पूछेगा किस जगह। देखिए मैरिसबर्ग, विक्टोरिया से डरबन के रास्ते में उन्होंने उस समय फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, लेकिन गोरे व्यक्ति नहीं चाहते थे कि कोई काला व्यक्ति, काला कहने का सेंस है कि वो अपने को गोरे, इंडियन या अदर दूसरे, वो सबको वो काले के ही नज़र से देखते थे। तो उनको उस समय वो क्या कहते हैं नहीं चाहते थे कि वो फर्स्ट क्लास में, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट भी था। तो गांधी जी को बहुत उन्होंने विवाद किया, लेकिन तब भी उनको फेंक दिया गया। उस समय उन्होंने सोचा कि चलिए हमको तो यहाँ रुकना नहीं है, चला ही जाना इंडिया। लेकिन गांधी जी से कई मजदूरों मिले, मजदूरों के संग। जिस दिन गांधी जी का केस खत्म हुआ उसके दूसरे दिन वो जाने वाले थे, लेकिन कई लोग उनने रात शाम को उनसे क्या कहते हैं मुलाकात की कि हमारे जो है लड़ाई लड़िए, हमारे लिए आंदोलन करिए, हमारे अधिकार के लिए आंदोलन करिए। इसलिए गांधी जी उन मजदूरों की सहायता करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में ही रुक जाते हैं। उस समय उन मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए पहला तो उन्होंने लड़ाई यही लड़ा कि इन मजदूरों को टैक्स ना देना पड़े, जो उनको पंजीकरण शुल्क देना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन शुल्क, पंजीकरण शुल्क जो देना पड़ता था, उस शुल्क के लिए लड़ाई किया। उस शुल्क के लिए उस समय देखिए अफ्रीका में भी उपनिवेश था, इंग्लैंड का ही, इसलिए एक प्रतिनिधि मंडल अफ्रीका भेजा गया। गांधी जी ने जोरदार वकालत किया, जोरदार लड़ाई लिया इसके लिए। बाद में ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पे ये पंजीकरण जो शुल्क था उसको समाप्त कर दिया। गांधी जी ने वहाँ पर एक संगठन भी बनाया, उस संगठन का नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस। 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की ये स्थापना की 1894 ईस्वी में। गांधी जी ने वहाँ पे देखिए बहुत लोग गरीब थे, तो सभी लोगों के जो छोटे छोटे अधिकार थे, एक चीज़ की तो मांग ली गई थी, और भी कई मांग थी। जैसे उस समय भी भारत में जैसे खेती जमींदार लोग कराते थे, लेकिन उनको पैसा नहीं देते थे किसानों को, ये भी बहुत बड़ी समस्या होती। तो उनके लिए भी गांधी जी वहाँ लंबे संघर्ष के लिए रुक गए। इसके लिए गांधी जी के पास अब पैसा भी नहीं बचा, वो कई विदेशियों ने गांधी जी की सहायता भी की। तो इसलिए एक फॉर्म की स्थापना हुई, टॉलस्टॉय फॉर्म। टॉलस्टॉय फॉर्म, यही टॉलस्टॉय फॉर्म ये स्थापना किया गया था मजदूरों के लिए, गरीबों के आर्थिक सहायता, मजदूरों एवं गरीबों के लिए आर्थिक सहायता के लिए।
गांधी जी ने अपनी आवाज़ देने के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही पत्रिका प्रकाशन करना शुरू कर दिया। 1906 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से एक अपनी पत्रिका निकाली जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में अपना पत्रिका निकाला इंडियन ओपिनियन। ये दक्षिण अफ्रीका में ये पत्रिका निकाला था गांधी जी ने, इंडियन ओपिनियन। इसी पत्रिका के माध्यम से वो संघर्ष करते थे और मजदूरों और किसान जो वहाँ पे थे, जिनके ऊपर जातियाँ होती थी, उनके खिलाफ आंदोलन भी करते थे। दक्षिण अफ्रीका रहते हुए भी गांधी जी ब्रिटिश सरकार से उन लोगों की बातचीत करने के लिए इंग्लैंड भी गए। इंग्लैंड से लौटते समय उन्होंने रास्ते में एक किताब भी लिखी 1909 ईस्वी में, और उस किताब का नाम है हिंद स्वराज। 1909 ईस्वी में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में ही ब्रिटिश सरकार की आलोचना की गई पहली बार। इसी में आलोचना उन्होंने की, इसी पुस्तक में ब्रिटिश सरकार के कार्यों की उन्होंने आलोचना की। ब्रिटिश सरकार की नीतियों की पहली बार जिस पुस्तक में आलोचना की वो था हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में। इसमें उन्होंने आलोचना किया। ब्रिटिश के जो कर्मचारी थे वहाँ पर भी, उनके ऊपर भी हमला हुआ। ब्रिटिश जो कर्मचारी वहाँ तैनात थे, चूँकि हमारे देश में ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाया था, वहाँ शासन कर रहे थे। जब ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला हुआ तब भी गांधी जी ब्रिटिश अधिकारियों का सहयोग करने लगे। जूलू नामक एक स्थान है, वहाँ पे 2 ब्रिटिश अधिकारी दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ 2 ब्रिटिश अधिकारियों को वहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों ने वहाँ पे हत्या कर दिया। जूलू में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हो गई। जब स्थिति बहुत खराब हो गई तो ब्रिटिश शासनकाल में अफ्रीका में सैनिकों की भर्ती होनी थी। उसमें भी गांधी जी ने जो उस समय भारतीय थे दक्षिण अफ्रीका के, उनको भर्ती करने के लिए सहयोग किया। पहले तो वो नहीं चाहते थे ब्रिटेन की साम्राज्य के वो भारतीयों को भर्ती करें, लेकिन गांधी जी के प्रयास से कुछ सैनिकों की भर्ती हो गई वहाँ पर। इस गांधी जी के प्रयास में बाद में ब्रिटिश सरकार ने उनको पदक भी दिया, जूलू नाम का एक पदक। इसी युद्ध में क्या कहते हैं, जब सहयोग दिया गांधी जी ने तो इनको पदक भी मिला, जूलू का पदक। धीरे धीरे गांधी जी का संघर्ष काम आता रहा और जितने भी ब्रिटिश सरकार ने जो अधिकार वहाँ भारतीयों को नहीं मिलता था वो अधिकार मिल गया। इस सहयोग में गांधी जी को कई लोगों ने सहयोग किया। जर्मन शिल्पकार कॉलेनबर्ग, जर्मन शिल्पकार कॉलेनबर्ग ने टॉलस्टॉय फॉर्म बनाने में मदद करी। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी का अध्यात्म भी जगता है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए थे तो वकालत करते थे, लेकिन वो पहली बार अध्यात्म भी जाते हैं। वो रस्किन बॉन्ड की किताब पढ़ते हैं, रस्किन बॉन्ड की किताब से प्रभावित होते हैं। वो भगवत गीता जो लिखी गई थी वेद व्यास के द्वारा वो पढ़ते हैं, वहीं पे भगवत गीता का वो टीका भी लिखते हैं। टीका मतलब समझ रहे हैं?
तरफ का उसका मेन चीज पूरा सार है, ठीक है, एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा। तो इसका टीका किया भगवत गीता, इससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए, ठीक है। रस्किन बॉन्ड की किताब अनटू द लास्ट, उनकी किताब का नाम था अनटू द लास्ट, उससे भी वो बहुत प्रभावित हुए। तो गांधी जी को गए तो थे वकालत करने के लिए, लेकिन वो अध्यात्म से भी जुड़ गए। उनको लगा कि सबसे पहले किसी को न्याय दिलाने से पहले उसकी जो मानवीय समस्या है, उसके जो मूल अधिकार हैं, पहले उसको दिलवाना जरूरी है। ब्रिटिश सरकार ने उस दौरान तक गांधी जी को वैसे कुछ उस समय कुछ हमला भी हुआ था, गांधी जी घायल भी हुए, लेकिन वो अपने उसमें डटे रहे और अंत तक क्या कहते हैं वहीं पे संघर्ष करते रहे। ब्रिटिश सरकार ने भी उनकी सारी मांगें जो मजदूरों की थी वो मान ली, इसीलिए ब्रिटिश सरकार का वो भी सहयोग करने लगे गांधी जी। यानी जो ये कॉपरेट था, ब्रिटिश सरकार ने इनका कॉपरेट किया और गांधी जी ने भी ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि 1914 में जब विश्व युद्ध होने वाला था तो गांधी जी ने इसका समर्थन किया, इंग्लैंड का, देखिए इंग्लैंड का समर्थन किया गांधी जी ने। और उस सेना, विश्व युद्ध में जो सेना भर्ती हो रही थी, गांधी जी ने खुद भारतीयों को भर्ती कराया। उन्होंने प्रेरित किया कि आप जाइए इंग्लैंड की तरफ से लड़िए। तो इसीलिए गांधी जी को क्या कहते हैं, सेना भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। गांधी जी के इस योगदान से ब्रिटिश सरकार ने उनको पदक भी दिया कि वो भारतीयों को प्रेरित कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती होने के लिए। गांधी जी देखिए जब थे तो यहाँ के कुछ नेता गए थे दक्षिण अफ्रीका, उन्होंने गांधी जी के बारे में भारत में भी प्रचार कर दिया था कि एक ऐसे लीडर हैं जो क्या कहते हैं, जिनकी बात ब्रिटिश सरकार बहुत सही तरीके से सुनती है और ब्रिटिश अपनी बात वो मनवाने के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है वो इस तरीके से रखते हैं कि सरकार उनकी बात मान लेती है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में तो फेमस हो ही गए थे और दक्षिण अफ्रीका से साथ साथ वो दुनिया के कई जगह फेमस हो गए थे। उस समय भी जब उन्होंने अफ्रीका में आंदोलन किया था तभी वो ब्रिटिश के मतलब हर जगह फेमस हो गए थे, क्योंकि उस समय विदेशी लोग भी भारत वहाँ पे थे अफ्रीका में। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से गांधी जी का इतिहास जो उन्होंने अफ्रीका में किया उसको विश्व में फैलाया। कई लोगों ने, यूरोपीय जगह ये फेमस हो गए थे। इसीलिए जब 1915 ईस्वी में गांधी जी आए थे, कब आए थे? 9 जनवरी 15, तभी तो प्रवासी दिवस जी। गांधी जी आए थे 1915 ईस्वी। तो भारत में ये सूचना थी कि गांधी जी आने वाले। तो गांधी जी जब आए थे तो उनको देखने के लिए पूरा मेला लग गया था, ठीक है। लोग उनको देखने के लिए, जैसा मेला देखा जाता है कोई त्योहार में, वैसे ही गांधी जी को देखने के लिए तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति भारत में आता है, लौटता है, जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि उनको गोपाल कृष्ण गोखले ने उनके बारे में बताया था। बाद में उन्हीं को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बना दिया था। तो 1915 ईस्वी में गांधी भारत में लौटते हैं। उस समय तक उनका ब्रिटिश सरकार से कोई पंगा नहीं था, ना वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। भारत में भी देखिए उस समय 1916 में हम बताए हैं कि होम रूल आंदोलन भी चला, गांधी जी ने बिल्कुल भाग नहीं लिया। गांधी जी की एक खास बात ये थी कि जब तक वो किसी भी समस्या को सही तरीके से जान नहीं लेते थे तब तक वो बीच में नहीं पड़ते थे। तो 1916 तक उन्होंने भारतीय किसी आंदोलन में नहीं भाग लिया, लेकिन उनका जो अनुभव था वो दक्षिण अफ्रीका में ही था। उनका एक अनुभव था कि गरीब और मजदूर जो लोग हैं उनकी तो सहायता करनी चाहिए। तो इसीलिए 1916 ईस्वी में उन्होंने देखिए गरीबों और मजदूरों की जो सहायता उन्होंने अफ्रीका में किया, 1916 में भारत में आकर उन्होंने 1916 ईस्वी में
उन्होंने क्या बताया? साबरमती आश्रम। ये कहाँ बना? अहमदाबाद में। ये अहमदाबाद में बना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी तर्क पे बना? टॉलस्टॉय फॉर्म, टॉलस्टॉय फॉर्म की तर्क पर। साबरमती आश्रम बना। गांधी जी अपने कार्य में लग गए। वो अपना जो क्या कहते हैं गरीबों और मजदूरों की जो मदद करना है उसके लिए उन्होंने साबरमती आश्रम बना दिया। और खादी खुद क्या कहते हैं स्वयं क्या कहते हैं खादी का प्रयोग करने लगे। और अपने आश्रम में उन्होंने कई लोगों को जोड़ा भी जो आर्थिक सहायता लें। ऐसे कई उद्योगपति थे जिनको उन्होंने जोड़ा और उस जोड़ने के बंद कर दिया। चलिए तो देखिए ये साबरमती आश्रम गांधी जी ने निर्माण, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा। उन्होंने जो बनाया उन्होंने कई उद्योगपतियों को, उस दौरान जितने भी उद्योगपति उनके मित्र भी थे, उन्होंने सहयोग भी किया इसमें साबरमती आश्रम में। उन्होंने प्रेरित किया कि आप गरीबों के लिए काम करिए। 1917 में देखिए 1917 में एक घटना घटती है। हमने एक आपको आंदोलन भी पहले बताया था, नील आंदोलन बताया था ना। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में नील आंदोलन हुआ था। उस समय नील आंदोलन का क्या कारण था? यूरोपीय लोग नील की खेती जबरन कर रहे थे, किसान लोग नहीं करना चाह रहे थे। किसान लोग बेसिक फसल यानी ये चावल गेहूं की खेती करना चाह रहे थे। ये वहाँ की समस्या थी। लेकिन यहाँ जो नील आंदोलन था ये दूसरी समस्या थी, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो समस्या अलग थी। यहाँ जो नील आंदोलन हुआ ये समस्या अलग थी। 1917 में देखिए बिहार में, बंगाल में, इस आसपास क्षेत्र में यूरोपीय लोग क्या करते थे? नील की खेती कराते थे। लेकिन जर्मनी में रासायनिक रंग का क्या कहते हैं वो हो गया था, आविष्कार हो गया था। इसीलिए मार्केट में रासायनिक रंग का अधिक से अधिक मांग थी। इसीलिए यूरोपीय लोग अब नील की खेती स्वयं नहीं करना चाह रहे थे। ये समस्या थी, वो लोग नहीं करना चाह रहे थे, वो छोड़ना चाह रहे थे। लेकिन वो किसानों को उनका जो मुआवजा उन्होंने जो क्या कहते हैं वो किया था, बॉन्ड भरवाया था, उतना पैसा नहीं देना चाह रहे थे। वो छोड़ के चला जाना चाह रहे थे। तो ये आंदोलन था। मतलब पैसा जो देना था उनको यूरोपियों को, वो पैसा नहीं दे रहे थे। और जो यूरोपीय थे वो अपनी खेती छोड़कर चला जाना चाह रहे थे चंपारण से। तो किसान की समस्या थी। इसी किसान की समस्या को लेकर एक किसान जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी से मिलते हैं लखनऊ में मिलते हैं और गांधी जी को आमंत्रित करते हैं कि आप चंपारण में आइए और किसानों की जो मांग है उसकी मांग की लड़ाई लड़िए। गांधी जी देखिए चंपारण में जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वो उनको जाने के लिए कह देते हैं। गांधी जी वहाँ नहीं जाते हैं और किसानों को एकत्रित कर लेते हैं और खुद क्या कहते हैं इसका आंदोलन छेड़ देते हैं। गांधी जी के इस आंदोलन के सहयोग में राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पाठक, मजरूल हक, इन लोगों ने साथ दिया उस आंदोलन में 1917 ईस्वी में। इसमें साथ दिया गांधी जी का। बाद में यूरोपीय अधिकारी ने क्या हुआ, जब गांधी जी ने आंदोलन देखा कि ये तेज तर्रार होने वाला है तो एक जांच कमेटी बैठा दी गई। तो जांच कमेटी में गांधी जी भी सदस्य थे। यूरोपीय लोगों ने
पूरा मुआवजा तो नहीं दिया, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं देना चाह रहे थे उन्होंने कहा कि हम 25% देने के लिए तैयार हैं। तो चंपारण में किसानों को जो कुछ नहीं उनका हक मिलता था उसमें 25% मुआवजा देने के लिए तैयार थे। मुआवजा देने को तैयार हो गए थे। गांधी जी को लगा कि ब्रिटिश सरकार ने हमारी बात कुछ तो मान ली है, इसीलिए वो तैयार हो गए। उन्होंने इस मांग को क्या कहते हैं किसानों को समझाकर अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। तो ये देखिए चंपारण में आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी। अगला आंदोलन गांधी जी के ही काल में होता है 1918 ईस्वी में खेड़ा का आंदोलन। लेकिन उससे पहले अहमदाबाद देखिए किरम है, किरम से संगला है। अहमदाबाद 1900 ये अहमदाबाद आंदोलन क्या था? भूख हड़ताल क्यों किए थे? भूख हड़ताल तो बोनस की मांग क्यों कर रहे थे? नहीं, कुछ कारण तो होता है, बोनस क्यों मांग रहे थे? कुछ कारण तो होगा। देखिए एक कारण से मेन कारण इसका और भी है, आपने कारण बताया फैली थी, इस वजह से लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रखने के लिए बोनस की मांग कर। देखिए उसके दो बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं जो उस समय मजदूर लोग आंदोलन कर रहे थे। पहला कारण ये था कि 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना। तो इससे क्या कारण, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, महंगाई। लेकिन जो मजदूर थे उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, पहला ये कारण था। दूसरा कारण था उस समय बीमारी भी, प्लेग की बीमारी यहाँ भी फैली थी। इस बीमारी के कारण भी कई मजदूरों के परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो दूसरी समस्या ये भी थी। इन दोनों महत्वपूर्ण समस्याओं के कारण मजदूर लोग बोनस मांग रहे थे, वो भी अपने वेतन का 35%। 35% बोनस मांग की गई। ये जो आंदोलन था इसमें जिस उद्योगपति के खिलाफ, जो उस समय कई उद्योगपति थे, उन उद्योगपतियों ने तो गांधी जी का नहीं साथ दिया, लेकिन उनकी लड़की ने साथ दिया। ठीक है, अनसुईया बैन एक महिला थी, उनके पिता उद्योगपति थे। वो तो गांधी जी के इसके खिलाफ थे उस समय कि गांधी जी हमारे ही खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो लड़की थी वो गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुई। और इस आंदोलन में ही पहली बार गांधी जी ने अनशन किया था। ठीक है, अहमदाबाद आंदोलन में पहली बार वो अनशन में बैठ गए थे, पहली बार अनशन पर बैठे, स्ट्राइक कर दिया, अनशन पर बैठे। बाद में जब बहुत दबाव पड़ा तो उद्योगपति इसके लिए तैयार हो गए और गांधी जी की मांग जो थी वो मान लिया गया। बाद में जब गांधी जी बिल्कुल डट गए थे और गांधी जी के साथ थी अनसुईया बेन, गांधी जी के साथ। तो 1918 का जो आंदोलन था वो मजदूरों के लिए, बोनस के लिए, बोनस की मांग को लेकर, बोनस की मांग को लेकर प्रथम विश्व युद्ध में महंगाई एवं प्लेग की बीमारी एक कारण नहीं था।
ये अहमदाबाद में हुआ। 1918 में ही इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ, वो है खेड़ा आंदोलन। 1918 खेड़ा आंदोलन, ये आंदोलन कृषक आंदोलन था। इस आंदोलन में किसान लोग उस समय क्या कहते हैं, जो महामारी फैली थी उसके कारण क्या होता, कई लोगों का फसल बर्बाद हो गया, इसीलिए किसान लोग लगान नहीं देने के तैयार थे, लगान में छूट मांग रहे थे कि लगान में छूट की मांग के लिए आंदोलन। लगान में छूट की मांग आंदोलन किया गया। गांधी जी भी इस आंदोलन में चले गए खेड़ा में, और यहाँ भी उन्होंने पूरा सत्याग्रह किया। जो सत्याग्रह उन्होंने चंपारण में नहीं किया, इसके ज़्यादा व्यापक रूप से जो सत्याग्रह का प्रचार किया वो खेड़ा में उन्होंने किया। यहाँ भी बाद में ब्रिटिश सरकार ने एक जांच कमेटी इसमें भी बैठा दी, और ये आदेश दिया गया कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनका कर माफ़ कर दिया जाए, लेकिन जिनकी बर्बाद नहीं हुई है उनसे कर वसूला जाए। तो इस आदेश के कारण ये आंदोलन भी रुक गया, क्योंकि उन्हीं से कर वसूला गया जो क्या कहते हैं, जिनकी फसल बर्बाद नहीं हुई। फसल बर्बाद होने वालों से को राहत देती। इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल भी साथ में थे। 1917 में जब गांधी जी ने 1917 में आंदोलन किया तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी। 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। 1917 ईस्वी गांधी जी के चंपारण आंदोलन का विरोध भी किसी ने किया, एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया। ये गांधी जी का देखिए ये विरोध हुआ, ये 1917 और 1918 ही 19 में ब्रिटिश शासन काल में एक अधिनियम पारित हुआ जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम में जो प्रावधान किया गया था उसका कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने विरोध भी किया। ठीक है, ये विरोध किया था 1918-1919 में। 1914 और 1918 के बीच में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें इंग्लैंड अमेरिका एक साथ में थे, तुर्की अलग था। ठीक है, तो समस्या ऐसे आती है, हमने आपको इतिहास में पढ़ाया है, सल्तनत काल में पढ़ाया, उसके पहले तुर्की काल में भी पढ़ाया था कि उस समय जब कोई राजा बैठता था तो वो अपने क्या कहते हैं खलीफा से एक पदवी ग्रहण करता था कि नहीं करता था। तो सबसे पहले महमूद गजनबी ने ग्रहण किया, उनको भी क्या कहते हैं खलीफा ने मान्यता दिया था। ठीक है, और उसके बाद किसको मान्यता मिली थी, इल्तुतमिश को भी मान्यता मिली थी। फिर हम देखते हैं कि तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, उनको भी वहाँ के खलीफा ने मान्यता दी थी। ये जो खलीफा थे ये विश्व के धार्मिक गुरु थे, मुस्लिम के विश्व धार्मिक गुरु थे। पहले वो बगदाद में थे, फिर मिस्र में हुए, अब तुर्की में हो गए।
तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय तुर्की का जो शासक था वही खलीफा का पद था उसी के पास। तो इंग्लैंड वालों ने जब प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा तो उस समय वो तुर्की के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। तो अधिकतर मुसलमानों ने उनसे कहा था कि आप हमारे खलीफा के पद को मत समाप्त करिएगा, यानी शासक को क्या कहते हैं, हटाइएगा मत, क्योंकि शासक क्या है, खलीफा है और उसका हम लोग सम्मान करते हैं, इसलिए इस पद को मत हटाइएगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, इंग्लैंड वालों ने क्या किया, उसका पद ही खत्म कर दिया, दूसरे को एक शासक बना दिया और खलीफा के जितने भी अधिकार थे वो समाप्त कर दिए। तो प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी बाद में खलीफा के अधिकार समाप्त कर दिए। 1918 के आसपास जब उनके अधिकार खराब, तो दुनिया के कई जगह के मुसलमान जो है विरोध करने लगे। भारत में जो मुस्लिम वर्ग था वो भी विरोध करने लगा। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया और उसको कहते हैं खिलाफत आंदोलन। ये आंदोलन वास्तव में 1919 से 1922 तक चला। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच खिलाफत आंदोलन चला। देखिए, खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए 4 महत्वपूर्ण नेता का नाम उल्लेख मिलता है कि जिन्होंने ये आंदोलन, इसमें मोहम्मद अली नहीं, मोहम्मद अली, लियाकत अली, देखिए जो आपने जिन्ना कहा, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जिन्ना नहीं थे खिलाफत आंदोलन में, जिन्ना कतई नहीं थे और कई बार ये क्वेश्चन आया था। तो आपने जो बोला वो आप ही, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान और अबुल कलाम आजाद, ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे। डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खां, शौकत अली, हकीम अजमल खां और अबुल कलाम आजाद, ये लोग खिलाफत आंदोलन के नेता थे। गांधी जी को बुलाया गया। देखिए, गांधी जी को आमंत्रित किया गया खिलाफत आंदोलन में भाग लेने के लिए। दिल्ली में गांधी जी को इनवाइट किया गया कि आप आइए और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करिए और चलाइए। गांधी जी दिल्ली गए भी। दिल्ली में एक निर्णय लिया गया कि पहले ब्रिटिश साम्राज्य के पास अपनी समस्याओं को लेकर एक दल को जाना चाहिए। तो डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में, डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक दल वायसराय से मिलने, उस समय वायसराय लंदन में थे, गया। ये एक दल गया था और इसके बाद जब बात नहीं बनी तो फिर शौकत अली और मोहम्मद अली को भी भेजा गया बात करने के लिए, वहाँ भी बात नहीं बनी। तो ये एक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। एक तो ये देखिए 1919 में घटना तो शुरू होने ही वाला था। इधर ब्रिटिश सरकार भी कुछ नया करने के लिए सोच रही थी। ब्रिटिश सरकार के सामने एक समस्या आ रही थी कि इस दौरान भारत में कई आंदोलन हो रहा था। 1916 में होम रूल लीग हुआ, 1917 में चंपारण हुआ, 18 में हुआ और कई क्रांतिकारी घटनाएं भी घट गई। तो ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया था 1917 में ही। उस कमेटी का अध्यक्ष का नाम था सर सिडनी रॉलेट। 1917 ईस्वी में
सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन। इस आयोग के गठन का उद्देश्य ये था कि भारतीय राजनीति में नए कानून बनाने की आवश्यकता है। जो राजनीति में जो लोग क्या कहते हैं विरोध कर रहे हैं, उस राजनीति की पृष्ठभूमि में कोई एक नया कानून बनाना जरूरी है। तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये आयोग गठन हुआ। इस आयोग ने 2 विधेयक बनाने का सुझाव दिया। उसमें से एक विधेयक केंद्रीय विधानसभा, जिसको हम लोग संसद कहते हैं, ठीक है, यानी लोकसभा आप कहिए, उस समय लोकसभा, उसी समय केंद्रीय विधानसभा में एक विधेयक पारित हो गया। ये था आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। ये 1919 में ये आंतरिक सुरक्षा अधिनियम पारित हो गया केंद्रीय विधानसभा में। इस आंतरिक सुरक्षा विधेयक को, ठीक है, रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। इस कानून में ये लिखा था कि सरकार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और वो अपना पक्ष कहीं रख भी नहीं सकता, कोई नहीं सकता। तो देखिए गिरफ्तार करना गुनाह नहीं था, कर सकते थे, लेकिन कम से कम अपना बात रखने का तो अधिकार देना चाहिए था, वो भी छीन लिया गया था इसमें। तो अभी है ऐसा कानून कि आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। हाँ सर, 24 घंटे के लिए आपको रोका जा सकता है, रखा जा सकता है, अभी भी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 140 को कैंसिल कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अभी वापस चलिए इस पर बताएंगे आप लोग डिटेल से। पहले ये समझ लीजिए, ये बहुत 24 घंटे के लिए आपको रोक दिया। ये जो कानून बना, इसमें जो सबसे खराब बात ये थी कि जो व्यक्ति गिरफ्तार होगा वो कोई अपील नहीं कर पाएगा, ना वकील रख पाएगा, ना अपना दलील। ये कहा जाता है बिना वकील का, बिना अपील का और बिना दलील का कानून। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का ये कानून बना। इस रॉलेट एक्ट के पारित होने के बाद गांधी जी ने, देखिए, जब ये कानून पास हुआ तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और पूरे देश में आंदोलन चलाने की घोषणा भी की कि गांधी जी इस पूरे देश, पहले ये आंदोलन 30 मार्च 1919 को होना था कि गांधी जी पूरे देश में एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके बाद में ये डेट बदल दी गई। सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद ने 9 अप्रैल 1919 को दिल्ली में एक आंदोलन किया स्वामी श्रद्धानंद ने। 8 अप्रैल 1919 दिल्ली काले कानून के विरुद्ध एक आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने चूंकि पहले ही घोषणा कर चुके थे, इसलिए गांधी जी को आमंत्रित किया गया कि आप भी इस आंदोलन में आ जाइए। 2 व्यक्ति, स्वामी श्रद्धानंद और सैफुद्दीन किचलू, इन 2 लोगों ने गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से उनको ये विरोध करते हुए पंजाब जाना था। गांधी जी दिल्ली से निकलते हुए पंजाब के रास्ते में चल दिए। वहाँ दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार ने गोली चलवा दिया। ऐसा माना जाता है कि 5 से 10 लोगों की उस समय मृत्यु भी हो गई इस गोलीकांड में।
गांधी जी रवाना हो गए, लेकिन हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, सिद्धानंद और सैफुद्दीन किचलू, इन दो नेताओं ने आमंत्रित किया था। दो नेता थे जिन्होंने आमंत्रित किया गांधी जी को हरियाणा के पलवल में, गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिया गया। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि अगर उस क्षेत्र में इनको रखा जाएगा तो जनता फिर विद्रोह करने लगेगी, इसीलिए क्या कहते हैं, बम्बई भेज दिया जाएगा गांधी जी को। लेकिन पंजाब में गांधी जी के क्या कहते हैं विरोध में, मतलब कि गांधी जी को भेजने के कारण ये आंदोलन चल ही रहा था। उसी समय दो नेता पंजाब के थे, उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये पंजाब के लीडर थे, ये दोनों लोग, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को भी ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के कारण पंजाब में बहुत विद्रोह होने लगा, बहुत विरोध होने लगा इन्हीं की गिरफ्तारी के कारण। और इन्हीं गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया अमृतसर में, अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड, अमृतसर के जलियांवाला नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हंसराज नामक एक व्यक्ति भाषण दे रहा था। वो इन दो नेताओं की गिरफ्तारी, जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनके विरोध के लिए वो भाषण दिया जा रहा था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। उसी दिन माइकल ओ डायर नामक एक अंग्रेज, ठीक है, माइकल ओ डायर ने क्या कहते हैं निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया, और ये कांड इतिहास में जलियांवाला कांड के नाम से जाना जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें 379 लोग मारे गए थे, लेकिन वास्तविक रूप में करीब 2,500 से 3,000 लोगों की मृत्यु हुई। कांग्रेस कमेटी 1100 कुछ लोगों का करती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए। माइकल ओ डायर, इसी में गोली चलाने का आदेश दिया था। इस जलियांवाला बाग कांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। उस समय जो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, उनमें से भी 2 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया था। 2 सदस्य थे, उन्होंने भी उस समय क्या कहते हैं त्यागपत्र दे दिया था। तो इस कांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम है हंटर आयोग।
हंटर आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने, देखिए, माइकल ओडायर की पूरी गलती नहीं थी। उसने बताया कि परिस्थिति के अनुसार उसने आदेश दिया था, लेकिन उसमें इसको किसी तरीके से सस्पेंड तो किया गया, लेकिन इसको जो सज़ा देनी चाहिए थी वो नहीं दिया गया था। इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड में उसको इनाम भी दिया गया, 40,000 पाउंड का इनाम दिया गया। मॉर्निंग पोस्ट नामक एक पत्रिका थी इंग्लैंड में, उसने लिखा है कि माइकल ओडायर को 40,000 पाउंड की सज़ा भी, मतलब वो दिया गया, इनाम दिया गया। और कांग्रेस पार्टी ने भी एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी। इस कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इसके अन्य सदस्य गांधी जी भी थे। गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, ये सदस्य थे, और भी 2-4 सदस्य थे। तो ये सदस्य थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो क्या कहते हैं कमेटी थी, उस कमेटी ने ब्रिटिश सरकार को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया था। तो ये 1919 की देखिए घटना होती है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। जो विरोध होता है, उस विरोध के बाद जो घटना होती है, उस घटना को जलियांवाला बाग कांड, यानी ये अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ये घटना हुआ। आज के लिए इतना है? नहीं, आज के लिए नहीं। देखिए, इसके बाद 1919 में ही हम बताया था कि खिलाफत आंदोलन की नींव रख दी गई थी 1919 ईस्वी में, और दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी अध्यक्ष चुना गया गांधी जी। इसके बाद खिलाफत कमेटी का एक अधिवेशन, मतलब ये हुआ इलाहाबाद में। उस इलाहाबाद में ये निर्णय लिया गया कि खिलाफत आंदोलन के साथ साथ एक और आंदोलन चलाया जाएगा गांधी जी के नेतृत्व में, और वो आंदोलन होगा असहयोग आंदोलन। देखिए, ये निर्णय लिया गया इलाहाबाद में। खिलाफत आंदोलन के साथ साथ ये क्या कहते हैं असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। देखिए, गांधी जी ने देख लिया कि ये काला कानून बना रहे थे, तो गांधी जी ने अब देख लिया कि ब्रिटिश सरकार के खुलकर वो विरोध करने लगे। अभी तक हमने देखा था कि वो छोटी छोटी मांग भी अगर ब्रिटिश सरकार मांग लेती थी तो वो अपना आंदोलन बंद कर दे रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि इतने लोगों की हत्या होने के बावजूद माइकल ओडायर को कोई सज़ा नहीं दी गई, और ब्रिटिश सरकार अपने ही क्या कहते हैं प्रस्ताव पर, उसने प्रस्ताव को वापस भी नहीं लिया उस कानून को। इसीलिए गांधी जी एक तो खिलाफत आंदोलन में तो शामिल ही थे, दूसरा उन्होंने एक नए तरीके से आंदोलन चलाने का भी निर्णय ले लिया, और वो था असहयोग आंदोलन। तो ये आगे आपको बताएंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, चलिए अब बंद कर दीजिए।